हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन गुप्ता आज आप लोगों के लिए चैप्टर डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस के एडवांस लेवल क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए सामने आया हूं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं वो साथ साथ करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर में है दोनों में वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन साथ साथ में जरूर अटेम्प्ट करते हुए चलिए, और फिर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं सोल्यूशन का, आप आंसर चेक कर सकते हैं और फिर आप नहीं हो कोई क्वेश्चन तो सोल्यूशंस के थ्रू उसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमें बेटा एक 3x3 का पी मैट्रिक्स गिवन है। I3 एक 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। Q एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स QIJ 3x3 का है, और ये तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, P⁻50 माइनस Q=I3। तब हमें Q मैट्रिक्स के इन एलिमेंट्स का जो भी रेशियो वगैरह है वो हमें कैलकुलेट करना है। So that is we have to calculate Q from this। अब आप जानते हैं जब भी P की ऐसे किसी भी मैट्रिक्स कितनी हाई पावर, जैसे 50 पावर है, तो अब ये तो है नहीं कि हम एक एक करके 50 पावर मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, तो कंफर्म इसमें कोई ना कोई सीरीज, कोई ना कोई पैटर्न ऑब्जर्व होता है, वही हमें समझना है। तो लेट अस स्टार्ट बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर, द मैट्रिक्स P स्क्वायर। सो P स्क्वायर इज दिस इनटू दिस मैट्रिक्स। लेट अस मल्टीप्लाई, एंड आप जानते हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाय कॉलम। सो 1 0 0 दैट इज 1, 0 0 0 दैट इज 0, देन 0 0 0 दैट इज 0। क्लियर? देन 4 + 4 8, 0 1 0 तो 1, 0 0 0 दैट इज 0। नाउ 16 + 16 + 16, क्लियर है? 16 + 16 + 16 that is 16 + 32. You can write it like this. 16 already था, 16 + 16 32. 0 4 and 4 that is 8, and then next is 0. So you can easily observe that P square में यहाँ 4 की जगह 8 हो गया, यहाँ 4 की जगह 8 हो गया, और यहाँ 16 + 32 आया। तो बेटा अगर P cube की बात करें तो can you tell me what will be the value of P cube? The value of P cube confirm जो होगी यहाँ 1 0 0 होगी। ठीक है, अच्छा अब जब इसको दोबारा से आप 1 जो है 1008 उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई? जैसे ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुए थे जब सेकंड वाले एलिमेंट से ना, ये जब मल्टीप्लाई होता है इससे, तो तब हमारे पास जो है फर्स्ट रो और इससे मल्टीप्लाई 1 4 0 आया था, फिर 1 0, ये वाला एलिमेंट देखा है ना अपन को, तो ये अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया था, तब जाके हमारे पास एलिमेंट जो है वो 4 आ गया था। ठीक है, यहाँ पर 8 आया था एलिमेंट, तो अगर अब यहाँ पर अपन करेंगे तो हमारा एलिमेंट कंफर्म कितना आ जाएगा बेटा? 4 8 आ रहा है नेक्स्ट, तो 12 आ जाएगा एलिमेंट। ठीक है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 16 32 और उसमें कितना ऐड हो जाएगा 32 में, और 48 ऐड हो जाएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम P⁻50 कैलकुलेट करें, P⁻50 कैलकुलेट करें तो 1 0 0, 4 चल रहा था, क्यूब था तो 4 × 3, 50 चल रहा है तो 4 × 5 200, 0 0। यहाँ जो भी एलिमेंट होगा इसकी मैं वैल्यू बता देता हूं अभी, इस डब्बे की, या इसको x मान लो अगर मैं थोड़ी देर के लिए, तो जो वैल्यू होगी x की वो कितनी होगी बेटा? 16 + 32 + 48 एंड सो ऑन अप टिल 50 टर्म्स, 50 टर्म्स होंगी टोटल। ठीक है, तो अगर आपने 16 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 up till 50 दैट इज n × n + 1/2। ठीक है, यहाँ एलिमेंट हुई 200 और यहाँ एलिमेंट 0 हो जाएगा। सो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ P50 minus Q = I3, ठीक है, so can we get the value of Q from here? The value of Q will become P50 minus I3। ठीक है, तो P50 minus I3 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? इसमें से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी डायगोनल में 1 1 होता है, 1 - 1 0 0 0, यहाँ 200 ही रहेगा, -1 0, यहाँ x ही रहेगा, यहाँ 200 ही रहेगा, और यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, so now we can compare Q31, Q32 and Q21. So this is Q21. What is the value of Q21? The value of Q21 is 200.
what is the value of Q31? That is x 16 into 50 into 51 by 2. And what is the value of Q32? That is also 200. So you have to find Q31 plus Q32 upon Q100. Q31 plus Q32 upon Q21. ठीक है बेटा, so this plus this upon this, so 16 into 50 into 51 by 2. ठीक है, अच्छा 2 के साथ नीचे 200 भी आ जाएगा और एक प्लस 1, 200 अपॉन 200 है ना, मैंने अलग डिवाइड कर दिया। तो बेटा जब आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो आपका आंसर फाइनली आएगा 103। सो दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने पी स्क्वायर निकाला और उस सीरीज के पैटर्न से हमने पी क्यूब निकाला और वैसे ही धीरे धीरे हम P50 तक पहुंच गए। P50 आने के बाद P50 माइनस I3 करके हमने Q कंपेयर करके Q के एलिमेंट्स फाइंड कर लिए और Q के एलिमेंट्स आ गए तो जो रेशियो हमसे पूछा है वो रेशियो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट्स में क्या पूछ रहा है, वो क्या दिया हुआ है, x1 7 3y6 एंड 1 2z। ये कैसे नंबर्स हैं, ये तीनों 3 डिजिट के नंबर्स हैं जहां x y z इंटीजर्स हैं 0 से 9 तक। भाई मान लो x1 हो गया तो x1 हो गया तो 117 नंबर हो गया, y3 हो गया तो 336 हो गया, z मान लो 7 हो गया तो 127 एक नंबर हो गया, है ना। तो ऐसे ही 3 डिजिट के जो है नंबर्स दे रखे हैं एंड दे आर डिविजिबल बाय फिक्स्ड कांस्टेंट के। तीनों ही नंबर्स किसी एक फिक्स्ड कांस्टेंट k से जो है डिवाइड होते हैं। तो कह रहे हैं ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किससे जो है डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखो जैसे ये जो नंबर है x17, आई होप आप यूनिटरी मेथड से इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ये x जो है 100 प्लेस पर है, 1 जो था वो 10 प्लेस पर है और 7 यूनिट प्लेस पर है। ठीक है, तो क्या मैं इसको k इंटू लैम्डा 1 लिख सकता हूं। भाई कोई सा भी नंबर जैसे मान लो 121 है तो आपने से देखा 100 प्लस 20 प्लस 1 तो 11 से डिवाइड होता है ना, तो 11 इंटू लैम्डा 1 लिख सकता हूँ ना। लैम्डा 1 जहां कोई इंटीजर क्वांटिटी होगी, डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि k से डिवाइड हो रहा है तो k का फैक्टर बाहर आ जाएगा, उसके अलावा कोई इंटीजर बचेगा। अच्छा, वैसे ही 3y6 को मैं 300 प्लस 10y प्लस 6 इज इक्वल्स टू k इंटू लैम्डा 2 लिख सकता हूँ, ये भी k से डिवाइड हो रहा है। एंड फाइनली 1 2z को मैं 100 प्लस 20 प्लस z इज इक्वल्स टू k लैम्डा 3 लिख सकता हूँ। अब मैं जो डिटर्मिनेंट है उस पर अगर फोकस करूं तो x 3 1 7 6 z एंड 1 y 2 ये दे रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, x 300 और 100, x 300 और 100 मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स तो 100 से मल्टीप्लाई, 10y 20, 10y 20, थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है वो 10 से मल्टीप्लाई और 7 6 z एज इट इज। तो मैं इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं कि R2 goes to R2 plus 10 R3 plus 100 R1। अगर मैं ऐसा करूं, देखो यहां पर x, यहां 3, यहां 1 रहेगा। यहां एलिमेंट कितना हो जाएगा बेटा, R2 मतलब 7, 10 R3 मतलब 10 प्लस 100x। तो यहाँ 100x प्लस 10 प्लस 7 जो आएगा, क्या मैं उसको k लैम्डा 1 लिख सकता हूं। ऐसे यहाँ पे आएगा बेटा 6 प्लस 10y, 6 प्लस 10y प्लस 300, जिसको मैं k लैम्डा 2 और ऐसे इसको k लैम्डा 3, और ये जो है एज इट इज 1 y और 2 रह जाएंगे। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी भी रो या किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको एक रो या कॉलम से बाहर ले सकते हैं। तो मैं इसको k टाइम्स x 3 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 1 y 2 ऐसे लिख लेता हूं। अब अगर आप ध्यान से पढ़ो, मस्ट बी डिविजिबल लिखा है ना, मस्ट होना ही चाहिए। तो बेटा यहाँ बाहर एक k का फैक्टर बाहर आ रहा है। अब इसकी वैल्यू तो क्या होगी हमें नहीं पता, हो सकता है इसमें k का फैक्टर आए पर कंफर्म नहीं है। मस्ट क्योंकि लिखा है तो मस्ट का मतलब वो k से तो डिवाइड होगा ही होगा, ये श्योर है। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। ओके बच्चों, अगले 2 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, इसको ट्राई करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में एक डिटर्मिनेंट ए दे रखा है और बोला है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 है और बी ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो एक्सपैंड करने से तो एक्सपैंड करेंगे तो टाइम जो है ज्यादा वेस्ट होने वाला है। तो अगर हम सोल्यूशन में थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो अगर आप ये देखें, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं
तो 2x 2a 2b 2q 2y 2b। तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3। मैं इसको रिड्यूस करना चाह रहा हूं कि ये किसी तरह से डिटर्मिनेंट a की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि आप आंसर देखें 6 -6 मतलब माइनस बाहर आ गया, 12 मतलब इसका दुगना हो गया, -12 -2 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट a में कन्वर्ट होगा बेटा। वही हम कोशिश कर रहे हैं। r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, सो b डिटर्मिनेंट विल बिकम 2 जो आएगा बेटा वो मैंने बाहर ले लिया रो में से, फर्स्ट रो में से। इट विल बी a प्लस p प्लस x, b प्लस q प्लस y एंड c प्लस r प्लस z। बाकी एज इट इज a प्लस x, b प्लस y, c प्लस z। ठीक है, a प्लस p, b प्लस q एंड c प्लस r। अच्छा, अब इसके बाद देखो हम रिड्यूस कर सकते हैं, a प्लस एक्स और a प्लस पी है, मैं सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर कम कर सकता हूँ। तो r2 को मैं r2 माइनस r1 एंड r3 गोज टू r3 माइनस r1। भाई एक बार में मैं दो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, 3 ऑर्डर का है, तो मैंने r1 को अनचेंज छोड़ा और बाकी दोनों रोज को जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू लिख लिया। तो यहाँ तो देखो a प्लस पी प्लस एक्स ये आएगा, यहाँ b प्लस क्यू प्लस वाई आएगा, यहाँ c प्लस r प्लस z आएगा। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। सबसे पहले इन दोनों में से क्या हम माइनस माइनस बाहर ले सकते हैं? -1 इधर से, -1 यहाँ से, तो माइनस हट जाए, तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से माइनस माइनस। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर सेकंड रो थर्ड रो PQR XYZ, PQR और XYZ बहुत कुछ बन गया। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन और करना है, R1 गोज टू R1 माइनस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। R2 प्लस R3 का सम R1 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2 टाइम्स ऑफ A B C P Q R X Y Z ऐसा दिखेगा, और ये कुछ नहीं है बल्कि A डिटर्मिनेंट है, तो दैट इज B बिकम्स 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। सो इट इज अबाउट मैनिपुलेशन, इट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, कितना इफेक्टिवली कितना फास्ट हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। ठीक है ना? सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी कम्स आउट टू 12, दैट इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट, मैट्रिक्स एफ ऑफ थीटा कॉस और साइन थीटा से कॉम्बिनेशन से एलिमेंट से बनाया गया है। तो कह रहा है मैट्रिक्स जब थीटा π/7 होगा तो किस टाइप का होगा? सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर? तो आई थिंक ऑप्शंस में ही 3-4 अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स लिखे हैं, तो हमारा यही पहले तो एक रिवीजन हो जाता है। सिमेट्रिक, आई होप सबको पता है व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जिसमें Aij इज इक्वल्स टू Aj, Aij इज इक्वल्स टू Aj। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? Aij इज इक्वल्स टू माइनस Aj, और इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। सिंगुलर का क्या मतलब होता है? उसका जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो 0 होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर मतलब उस डिटर्मिनेंट का, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सब 0 होने चाहिए, उसके अलावा ऑफ डायगोनल एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, और अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो एक और चीज होती है, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, मतलब वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक सबसे पहले चेक करें, Aij इज इक्वल टू Aj। ठीक है, साइन थीटा माइनस, अब π/7 पे ये दोनों 0 तो होने नहीं वाले, तो इन दोनों का साइन चेंज हो गया, तो बेटा सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, ये गारंटी है, इसका भी साइन अलग है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, ये एक दूसरे के नेगेटिव, पर ये एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, और डायगोनल एलिमेंट भी सारे 0 नहीं आएंगे π/7 पर, तो स्क्यू सिमेट्रिक भी। तो मतलब बची बात डिटर्मिनेंट को चेक करने की कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसकी 0 आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम देखिए बेटा यहाँ कॉस साइन है, मैं एक काम कर रहा हूं, थर्ड कॉलम को मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर मैं कॉलम 3 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे बाहर कॉलम 3 को मैं कॉलम 3 इंटू कॉस थीटा अगर लिखूंगा तो क्या मुझे बाहर एक 1/cos थीटा का डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस रो को अपन चेंज कर रहे होते हैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो एडजस्ट करने के लिए वैल्यू को बाहर हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। तो कॉस स्क्वायर थीटा मैं सी लिख रहा हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा,
कॉस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 0। अब एक काम करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, R2 गोज टू R2 माइनस R3, ठीक है ना। तो R2 माइनस R3 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और ये कॉस ही बचेगा। सो 1 अपॉन कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 1 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 0, ठीक है। ऐसा जो है ये कुछ हमारे पास बनकर आएगा। अब आप देखिए ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इधर से एक कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, कॉलम से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा कट जाएगा। सो दिस विल बिकम कॉस 0 साइन कॉस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस एंड 0, ठीक है। और अगर ये हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, तो हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, देखिए एक काम करिए, अब कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस साइन थीटा कॉलम 2 में से साइन थीटा मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखें क्या आएगा, कॉस 0 साइन थीटा कॉस थीटा इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा ये 0 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और 0 आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ थीटा की वैल्यू पूछूं, ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछूं, तो लेट अस एक्सपैंड अलोंग, लेट्स से फर्स्ट रो, तो कॉस थीटा आएगा बेटा, कॉस थीटा ये जाएगा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 0 0 हो गया, माइनस साइन थीटा दिस एंड दिस 0 एंड माइनस साइन थीटा, so this comes out to be 1 cos square theta plus sin square theta. Determinant of this matrix value is coming out to be 1 which is not 0, and if it is not 0 that means it's a non singular matrix, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस ताकि सिंपल हो जाए, डायरेक्ट एक्सपैंड करने में हो सकता है हमारे को काफी लेंथी रहता है कैलकुलेशन करने में, बट आप चाहें कर सकते हैं वो भी ट्राई, पर अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से सिंप्लीफाई हो जाता है तो आंसर जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इससे हमें पता पड़ गया, ये तो हमने चेक कर ही लिए थे, और इससे पता चल गया कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें डेल्टा 1 एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 3x3 के 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। अच्छा, डेल्टा 1 का जो डिटर्मिनेंट है, द डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा 1 इज नॉन जीरो, एंड डेल्टा 2 के जो एलिमेंट्स है Bij, वो है Bij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij, Bij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij फॉर ऑल Ij 1 2 3, एंड डेल्टा 3 के जो एलिमेंट्स है Cij, वो Cij लिखा है दे आर द कोफैक्टर्स ऑफ Bij, मतलब जो सेकंड डेल्टा 2 वो था उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं डेल्टा 3 के अंदर, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एपी में है, या डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीपी में है, या डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा 1 का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा 2 का डिटर्मिनेंट, ऐसे दे रखे हैं ऑप्शन, ठीक है। तो वैसे तो ये जो चीज है हमें याद रहनी चाहिए, बट स्टिल देखिए अगर हम डेल्टा 1 की बात करें तो 3x3 का A11 A12 A13 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और डेल्टा 2 क्या होगा बेटा, वो इसके कोफैक्टर्स होंगे, इसके कोफैक्टर्स मतलब C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, करेक्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 आपने निकालना है, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 का मतलब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आएगा बेटा, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 C11, अच्छा, और डेल्टा 2 का ना मैं ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, डेल्टा 2 का ट्रांसपोज C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा बेटा, रो बाय कॉलम से करूंगा, और आई होप यू नो दिस प्रॉपर्टी की जब किसी भी रो के एलिमेंट्स को A11 A12 A13 उस खुद की रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना
प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। उसके डिटरमिनेंट मतलब डेल्टा 1 लिखा हुआ है, तो हमें डेल्टा 1 के एलिमेंट्स को, रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिलेगा? उसका डिटरमिनेंट डेल्टा 1 का डिटरमिनेंट। किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर हमेशा 0, यहाँ 0, ठीक है। ऐसे ही जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 1 0 0 0, ऐसे हमें मिल जाएगा। अब टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड्स, डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 1, ठीक है। और आई होप यू नो दिस प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 2 ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब यहाँ डिटरमिनेंट करेंगे तो हर रो में से एक एक डेल्टा 1 का डिटरमिनेंट बाहर आएगा, तो टोटल कितनी बार बाहर आएगा? 3 बार। और जो बचेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बचेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1। क्वेश्चन में दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 1 इज नॉट 0, एक बार कैंसिल कर सकते हैं। और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज लेने पर जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो दिस कैन बी डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 2, इट कम्स आउट टू बी डेल्टा 1 डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर। तो हम ये जो प्रॉपर्टी में कह रहा था याद रख सकते हैं कि अगर एक डिटरमिनेंट या एक मैट्रिक्स बना है जो किसी गिवन डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बन रहा है, तो उसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो डेल्टा 2 डेल्टा 1 स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही डेल्टा 3 का जो डिटरमिनेंट होगा, क्या वो डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 2 का स्क्वायर हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है ये जो बी है उसके कोफैक्टर्स जो थे उससे बना हुआ है, और या हम इसको डेल्टा 1 के डिटरमिनेंट की पावर 4 लिख सकते हैं। अब हम ऑप्शंस चेक करेंगे। ए ऑप्शन ऑफ कोर्स सही नहीं है, एपी में नहीं है। क्या डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीपी में? डेल्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा 1 की पावर 4, और डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 1 के बराबर जीपी में भी नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 1 का स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 3 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 2, ये सही लग रहा है भाई। दिस अपॉन दिस से डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 1 का स्क्वायर ही बचेगा, तो इसका हमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर लग रहा है। क्लियर है? तो बेसिकली ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ये याद रखनी है, ओ फैक्टर से बनने वाला डिटरमिनेंट ओरिजिनल डिटरमिनेंट जो होता है उसका स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखें तो हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है और हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी। अगर आप ऑप्शंस ऑब्जर्व करें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस 3abc का होल स्क्वायर 0 एंड सच दैट, तो हमें ऑप्शंस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो है वो दिख रहा है। तो हम एक डिटरमिनेंट जानते हैं जिसका एक्सपेंशन अपन याद करते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, है ना। याद किया है तो बहुत अच्छा, और नहीं याद किया तो बेटा याद कर लो। इसका एक्सपेंशन होता है माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। अब यहां पर हर ऑप्शन में इसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब ऐसे दो डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं? देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स क्लिक करना अपने आप में जो है वही फर्स्ट स्टेप हो जाता है कि हाँ हमें उससे करना है, नहीं तो कई बार वो क्लिक ही नहीं करता है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि हम इसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ कितना लिखा है बेटा? माइनस ए स्क्वायर लिखा है। मैं एक जगह ए लिखूं और एक जगह माइनस ए लिखूं, ठीक है। तो a इंटू माइनस ए स्क्वायर आएगा। अच्छा नेक्स्ट 2bc में चाहता हूं, तो यहाँ तो जैसे मुझे b लिखना ही था, b को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई? c से। और फिर यहाँ c आता है, c को किससे मल्टीप्लाई करना है? b से। तो खुद सोचो माइनस ए स्क्वायर प्लस bc क्या 2bc माइनस ए स्क्वायर बनाएगा? फर्स्ट टर्म तो हमने बना लिया। अच्छा अगला c स्क्वायर चाहिए, यही एलिमेंट्स यहाँ से मल्टीप्लाई होंगे। वैसे पैटर्न क्या होता है, आप साइक्लिक ऑर्डर में लिखते जाओ। तो जैसे यहाँ आपने माइनस ए लिखा,
तो बेटा अगला आप अगर माइनस बी लिखो, साइक्लिक ऑर्डर समझते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो सी लिखा हुआ था तो सी के बाद यहाँ ए आना चाहिए था, और यहाँ बी लिखा है तो बी के बाद यहाँ सी आना चाहिए था। जरा चेक करें, दिस इंटू दिस माइनस ए बी, दिस इंटू दिस प्लस ए बी, कट जाएगा, दिस इंटू दिस सी स्क्वायर, मजा आ गया। यहाँ सी स्क्वायर लिखा हुआ है, सी स्क्वायर ही चाहिए था। अगला यहाँ माइनस बी लिखा है तो यहाँ माइनस सी, यहाँ ए लिखा है तो ए के बाद बी, और यहाँ सी लिखा है तो सी के बाद ए। जरा मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया और बी स्क्वायर आ गया, तो ये बी स्क्वायर आ गया। मजे आ गए। इसका मतलब दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिटरमिनेंट्स। यहाँ ए बी सी लिखा है तो यहाँ बी सी ए बी। अब हमें बस ये देखना है कि इससे जब हम एडजस्ट करके लिखते हैं तो साइन वाइन एडजस्ट हो जाता है कि नहीं जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें से माइनस एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको तो एज इट इज रख देते हैं, इस डिटरमिनेंट को। इस डिटरमिनेंट में हमने -1 कॉमन लिया, तो यहाँ ए बी सी ए बी और बी सी ए लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो आप में R1 और R2 जो है आपस में बदली हुई दिख रही है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो दो रोज को इंटरचेंज करने से एक साइन का चेंज हो जाता है, तो एक माइनस बाहर आएगा जो इस माइनस के साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इनटू ए बी सी बी सी ए बी, तो इसका मतलब अब ये दोनों डिटरमिनेंट सेम हो गए, तो होल स्क्वायर के साथ आएगा, और इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो दिस इनटू दिस, तो माइनस माइनस फिर एडजस्ट हो गया। इसका मतलब फाइनल आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का होल स्क्वायर आएगा, प्लस के साथ आएगा भाई। यही इंपॉर्टेंट था, तो कि हम जो साइन है इसका सही से चेक करें। जीरो तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं दे रखा है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है या ए प्लस बी प्लस सी जीरो। आई होप यू नो द फैक्टर्स ऑफ दिस, है ना। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये इसके फैक्टर्स होते हैं भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के। अब वो फैक्टर जीरो होता है तो या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या तीनों इक्वल होंगे, वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है क्या कंडीशन दे रखी है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो हम सी ऑप्शन तो नहीं बोल सकते। हाँ, हमारा ए ऑप्शन जो है वो कंफर्म ट्रू होगा। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मैंने मिक्स करने के लिए लिमिट्स से क्वेश्चन उठा के और मैट्रिक्स में जो है फ्रेम किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपसे ए बी सी डी 4 जो है टोटल लिमिट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। ए बी सी डी में टोटल 4 लिमिट्स की बात हो रही है। हम एक एक करके पहले चारों लिमिट सॉल्व करते हैं, तब हम ये मैट्रिक्स बना पाएंगे, ठीक है। और फिर चेक करेंगे आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेटरी, नॉन सिंगुलर, निलपोटेंट क्या होते हैं। अभी मैं आपको फटाफट रिवाइज भी करवाता हूँ इन सब का क्या मतलब होता है। अच्छा, पहले ए मैट्रिक्स ए लिमिट एक्स अप्रोचेस 1। अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स लॉग एक्स लिखा हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। एक्स को 1 रखने पे 0/0 फॉर्मेट है। इफ यू वांट यू कैन गो बाय लॉपिटल, ठीक है ना। हम लॉपिटल से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर आप लॉपिटल लगाते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 टू एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस 1, है ना। एक्स लॉग एक्स का प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन किया। अब एक्स को अगर हम 1 रखें तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इंडिपेंडेंट फॉर्म वैनिश हो गई और इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। चलिए बी देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, तो ये 0/0 है, पर हम पर एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4 प्लस एक्स। एक्स 0 जाने पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म वैनिश हो गई और इसकी वैल्यू आ गई -4, ठीक है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट सी, लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, बहुत सिंपल है भाई। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, है ना, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो मैं इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं और साइन एक्स अपॉन एक्स को एक साथ और लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स को एक साथ, है ना। ये लिमिट भी स्टैंडर्ड 1, ये भी 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और जो डी में लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस -1। अब देखो बेटा ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है याद करो, बताओ। ये है ये वाली फॉर्मेट, साइन टी माइनस टी, स्पेशल लिमिट होती है ना, अपॉन टी क्यूब, लिमिट टी अप्रोचेस 0, जब टी 0 जाता है इसकी वैल्यू कितनी आती है -1/6। सो ये वही लिखा है बेटा, एक्स को -1 रखोगे तो ये 0 ये 0 ये 0, साइन टी माइनस टी अपॉन टी क्यूब लिखा हुआ है, तो -6/3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2।
सो हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया भाई? ए मैट्रिक्स ए बी सी डी। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू -2। ठीक है। सबसे पहले सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है वो सिंगुलर है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना है? -4 + 4 0। तो इट्स अ सिंगुलर। यहाँ लिखा है नॉन सिंगुलर, तो सी तो नहीं हो सकता है। अच्छा, व्हाट इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? अगर a² बराबर a होगा तो आइडेम्पोटेंट। इनवॉलिटरी अगर a² बराबर i होगा। और निलपोटेंट अगर a की पावर p बराबर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो p-1 जो p ऑर्डर का उस ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी कहते हैं ना, ऐसे। तो ठीक है, अब अपन चाहें तो मतलब हमें स्क्वायर तो करना ही है ना, ये तो है ही, हमें a² वगैरह तो फाइंड करना है। तो चलिए a² फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 - 4 1 -2, 2 - 4 1 -2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 -4 0, -8 + 8 0, 2 - 2 0, -4 एंड +4 फिर 0। तो ये तो नल मैट्रिक्स आ गया। नल मैट्रिक्स आ गया, ए की पावर पी करते थे, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया बेटा? निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको नाम दिखेगा ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है बेटा A × A ट्रांसपोज। A × A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। A × A ट्रांसपोज शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उससे कंडीशंस क्या आती कि हर रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, है ना। A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर का सम 1, A22 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर जो भी है वो 1। ऐसी थर्ड रो के स्क्वायर का सम 1। और R1 और R2 दोनों रोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम जो है 0 होना चाहिए। ऐसे भी हम जो है वेक्टर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। लेट से देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स A कैप B कैप C कैप। 3 यूनिट वेक्टर्स A कैप B कैप C कैप। A कैप A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ऐसे ही B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। और C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। यूनिट वेक्टर्स तो थे ही, इनका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, मतलब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर 1। ऐसे ही B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर 1। ठीक है, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। A.B0 B.C0 C.A0। तो उन वेक्टर्स के कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स अगर होगा, है ना, तो वो ऑर्थोगोनल होगा, ऐसा बोला जाता है। ऑर्थोगोनल है ना, A × A ट्रांसपोज आइडेंटिटी होगा। तो हमें डिटरमिनेंट ABC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम जानते हैं कि रो 1 के एलिमेंट्स, है ना, इनटू करस्पॉन्डिंग रो 2 के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट का सम होता है वो 0 होगा। दिस इनटू दिस दैट इज 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर शुड बी 0, या 2b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू c स्क्वायर। एक कंडीशन आ गई। ऐसी R2 × R3 करो तो क्या मिलेगा मेरे को, देखें जरा। R2 × R3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। एक की कंडीशन हमें मिलेगी। अच्छा, R3 R1 करेंगे तो 0, माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो पहली कंडीशन मिलेगी। उसके अलावा एक और हम क्या चीज ध्यान रख सकते हैं कि मान लीजिए थर्ड रो ले लेते हैं। थर्ड रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। अब जैसे इन दोनों को आपने ऐड किया, तो B स्क्वायर C से तो कट गया, तो 2A स्क्वायर इक्वल टू 1। तो A स्क्वायर की वैल्यू तो 1/2 आ गई। A स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो B स्क्वायर C स्क्वायर में तो इक्वेशंस आ गई, उससे B स्क्वायर C स्क्वायर भी निकल जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। बस हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसकी थ्योरी समझ में याद रहनी चाहिए किसी की। तो मैंने समझा दिया, वेक्टर से याद रख लो। 3 यूनिट वेक्टर्स हैं और ऑर्थोगोनल है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, वैसे कर लो तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, तो इससे आप सॉल्व करोगे, b स्क्वायर 1/6 आएगा बेटा, b स्क्वायर 1/6 और c स्क्वायर 1/3। तो मॉड ऑफ a b c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। ठीक है, सो 1/6 इज रिटन इन ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करते हैं। और अब बढ़िया हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके अलावा एक पीएनसी से या मैनिपुलेशन बोल लो, लॉजिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है हमने। उसके अलावा एक अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बढ़िया क्वेश्चन है बेसिकली। अगर हम करना चाहें, सीखना चाहें तो
तो सबसे पहले नाइन्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में है ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, सेम ऑर्डर का है। और जब नॉन सिंगुलर की बात कर रहे हैं इसका मतलब स्क्वायर तो होगा ही होगा, डिटरमिनेंट तभी निकाल सकते हैं ना। तो एडजॉइंट ए बी जो है इन 3-4 ऑप्शंस में से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी याद करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। आई के बराबर होता था IN, I3, I2 जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस ए की जगह आपसे बोलूं ए बी लिखा है ना, ए मैट्रिक्स जगह ए बी लिखा है और एडजॉइंट में भी ए बी लिखा है, तो क्या ये वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी भाई, ठीक है ना। मैंने हर जगह ए को ए बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर जो है 1 बनाकर रखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ एडजॉइंट ए बी की जरूरत है, एडजॉइंट ए बी की जरूरत है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना चाहूंगा। अच्छा, नाउ consider AB into adjoint of B into adjoint of A। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। अब मैंने एडजॉइंट बी पहले क्यों लिखा, ताकि मैं बी और एडजॉइंट बी को एसोसिएट कर सकूं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है ही। तो मैं अगर बी एडजॉइंट बी को एसोसिएट करूं और एडजॉइंट ए को रहने दूं, तो यूजिंग दिस आई कैन राइट बी इंटू एडजॉइंट बी एज, बताओ कैसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये तो एक स्केलर क्वांटिटी, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ए, तो मैं ए को एडजॉइंट ए के साथ ले लूंगा, तो दिस बिकम्स डिटरमिनेंट बी इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, एंड ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स अगेन यूजिंग दिस आई कैन राइट इट एज डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मुझे एक रिलेशन और पता चल गया कि ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। अच्छा, अब इसका राइट हैंड साइड देखो बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को क्या मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो सेम ऑर्डर के हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई लिखा हुआ है। तो यूजिंग दिस अगर मैं सेकेंड रिलेशन को इसमें यूज करूं, तो मेरे पास आ गया ए बी into adjoint of AB is equals to what? AB into adjoint of B into adjoint of A। आ गया बेटा इस टाइप से ये कुछ, ठीक है। अब मुझे जो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एडजॉइंट AB चाहिए, तो प्री मल्टीप्लाई बाय AB का इनवर्स। तो जैसे आपने प्री मल्टीप्लाई किया, ए बी इनवर्स और ए बी लिखा हुआ है और एडजॉइंट ए बी एज इट इज, तो इनको एसोसिएट किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और ऐसे ही राइट हैंड साइड में किया, ए बी इनवर्स इंटू ए बी, और ये वाला तो एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इन दोनों को एसोसिएट किया तो ये भी आइडेंटिटी होगी। तो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट इज एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, वैसे आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है, कभी जरूरत पड़े, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बाद वाला मैट्रिक का एडजॉइंट पहले और पहले वाले का बाद में, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट, रिवर्सल लॉ कहते हैं। जैसे इनवर्स में होता है ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, वैसे एडजॉइंट में होता है, एडजॉइंट लोगे तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होगा। ऐसी ट्रांसपोज लॉ में भी रिवर्सल लॉ लगता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हो गया बेटा 9th क्वेश्चन। चलिए अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ए बी सी डी are 3 distinct numbers which are selected from a set। set क्या है, 1 2 3 4 5। बहुत ही बढ़िया जो है क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 में से हमने 4 नंबर सेलेक्ट करे, चारों डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, लीस्ट ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 2। तो मैं पहली इक्वेशन को डी से और दूसरी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास आएगा ए डी माइनस बी सी इंटू एक्स इज इक्वल टू डी माइनस 2b। तो एक्स की वैल्यू आ जा रही है डी माइनस 2b अपॉन ए डी माइनस बी सी, ठीक है। अब अगर हम सोचें, प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं
और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोज़ देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। हमें इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो बेटा हम ये चाहेंगे कि जो न्यूमरेटर वो लीस्ट होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। न्यूमरेटर जितना छोटा और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी इसकी वैल्यू लीस्ट आएगी। अब न्यूमरेटर को अगर हमें लीस्ट करना है और ABCD हमारे पास ऑप्शन है 5 में से सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो अब सिर्फ न्यूमरेटर सोचो बेटा, तो D-2 छोटे से छोटा कितना हो सकता है ना। और ABCD सब इंटीजर्स है तो और पॉजिटिव भी चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस कम से कम 1 हो सकता है। अब 1 के लिए क्या करें, 1 के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने B को 1 करा, सोच B को 1 करा तो ये 2 हो जाएगा, तो D को आप 3 कर सकते हैं ताकि 3 - 1 3 - 2 जो होगा वो 1 हो जाएगा। और उस समय अगर D को आपने 3 रखा, D को अगर आपने 3 रखा, हम ये भी चाहेंगे कि डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो। अच्छा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम के लिए A into D का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो A और D बड़े से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अब आपने D को 3 रखा था तो A को 5 रख सकते हो। और मैं इससे एक चीज और बताता हूँ, आप चाहोगे तो एक चीज और हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि D और A का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा, तो अगर ये 4 और 5 हो तो क्यों ना कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करें। तो उसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं D को मैंने 5 रखा, अब ऊपर डिफरेंस हम 1 चाहते हैं तो D को बेटा 2 रखिए ताकि 2 2 4 5 - 4 बना जाए। अच्छा, उससे होगा क्या, अब हम न्यूमरेटर को मैक्सिमम चाहते हैं तो हम इसका प्रोडक्ट कम से कम और AD का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे। तो उसके लिए A को अगर अपन 4 रख लें तो 5 4 का 20, इससे ज्यादा प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता है AD का, क्योंकि हम सब डिस्टिंक्ट नंबर दे रहे हैं। और यहाँ पर जितने बड़े में से जितना कम नंबर घटाएं, कम नंबर का मतलब C को 1, C का ऑप्शन नहीं बता, C को 1 रख देते हैं। तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो न्यूमरेटर सबसे कम 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस समय x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अब ये अपन को थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने 3 दिया तो उसके अलावा भी एक आध केस बना के चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि D3 ले, तो उस समय AD की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1/5 - 4 और AD 20 - 2 80, ठीक है। और ये हो रहा है P/Q फॉर्म में है, जहाँ P और Q लोएस्ट फॉर्म में है, तो बेटा P + Q की वैल्यू कितनी आ गई, 19। अब लोएस्ट फॉर्म में होता 2/36 में लिखते तो P + Q बढ़ जाता, ठीक है ना। तो सिंगल यूनिक, सबका यूनिक आंसर है, इसलिए लेते हैं लोएस्ट फॉर्म में, तो P + Q का वैल्यू कितना है, 19। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ऐसे तो सिंपल है पर बिल्कुल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो A and B are two square matrix of order 3, ध्यान रखना है ऑर्डर 3 के A का डिटरमिनेंट -2, B का डिटरमिनेंट 1। तो हमें इसका पूरे का डिटरमिनेंट निकालना है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर मैं A into B into C मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलूं तो आप इसे डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट B और into डिटरमिनेंट C लिख सकते हो। तो सबसे पहले ऐसे A इनवर्स एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, B इनवर्स का एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है और 2A इनवर्स का एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है। तो ये एक मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स, ये तीसरा मैट्रिक्स, तीनों के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट को क्या मैं डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट B इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A इनवर्स ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है ना। एक ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी आपको याद रहनी चाहिए। उसके अलावा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, लेट्स से C मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ C रेज़ टू द पावर n-1। अगर वो 3 ऑर्डर का है तो इट विल बिकम डिटरमिनेंट ऑफ C का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले जैसे ये डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स है, कैसे मैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A लिख लूंगा। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ B इनवर्स का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए B इनवर्स को C मान, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ C का डिटरमिनेंट फॉर्मूला लिखा था, डिटरमिनेंट ऑफ C का स्क्वायर और C इनवर्स का डिटरमिनेंट ऑफ B इनवर्स का स्क्वायर। तो क्या मैं इसे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B का स्क्वायर लिख सकता हूँ।
तो ये एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स जो आया दैट बिकम्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अच्छा अब ये जो 2a इनवर्स है इसको थोड़ी देर के लिए d मान लेते हैं, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ d का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ d का डिटरमिनेंट कितना होगा बेटा, इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ d का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी 3 ऑर्डर का ही जो है मैट्रिक्स था। अच्छा दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 2a इनवर्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब सबसे पहले A इनवर्स एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का जिसमें 2 मल्टीप्लाई किए। अब मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई होना, हर एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई होना, तो हर रो में से जब डिटरमिनेंट बनाया तो हर रो में से एक 2 बाहर आएगा, तो एक 2 जो होगा वो कितनी बार बाहर आएगा बेटा, 3 टाइम्स, और उसका स्क्वायर हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स का स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रही है क्या ये बात? तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ 2q का स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इज गिवन टू बी -2, 1 अपॉन -2 इनटू ये 1 दे रखा है 2 रेज़ टू द पावर 6 इनटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A का होल स्क्वायर। सो 2 रेज़ टू द पावर 6 इज 64 अपॉन -2 इनटू डिटरमिनेंट A का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, ठीक है, तो -8 फाइनली सॉल्व करके आंसर आएगा। -8 इज रिटन इन ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा अगर ये प्रॉपर्टीज हम कंफर्टेबल हैं, इजीली हम यूज कर पाते हैं तो फास्ट कैलकुलेशन होगी इसमें। अदरवाइज अगर हम एडजॉइंट वगैरह से सोचें और उसके थ्रू डिटरमिनेंट निकालें तो बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा नहीं करना है, यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करो और फिर आगे प्रोसीड करो। ओके चलिए बेटा, नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 दोनों बढ़िया क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन जो है दोनों का वो बहुत बढ़िया है। 13th क्वेश्चन में लैंग्वेज जो है वो अपन को समझनी होगी और 12th में हमें जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसको समझना होगा। A एक मैट्रिक्स है LMN PQR and 111, B A स्क्वायर के बराबर है और हमें दे रखा है ऐसे 3 डेटा L माइनस एम होल स्क्वायर प्लस P माइनस क्यू स्क्वायर 9, ऐसी M माइनस एन होल स्क्वायर प्लस Q माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 16 और ऐसी तीसरी इक्वेशन। तो डिटरमिनेंट ऑफ B निकालना है, ठीक है। तो बेटा इसको देखकर अगर आप सोचें तो क्या दिमाग में आता है, तो इसको देखकर आपके ना डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा माइंड में आना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे कि हम माने कि एक वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स है L, P और एक है जिसके कोऑर्डिनेट्स है M, Q। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलूं L माइनस एम होल स्क्वायर प्लस P माइनस क्यू होल स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं 3 करूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा। वैसे ही M माइनस N मतलब एक और मैं पॉइंट मानता हूं N, R, तो M माइनस एन होल स्क्वायर और Q माइनस आर होल स्क्वायर इसके भी स्क्वायर का 16 है तो ये वैल्यू 4, और ये अगर मैं बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखो तो 25 देखा तो 5, तो 3, 4, 5 का बेसिकली एक ट्राइंगल जैसा बन गया है, ठीक है ना। इसके P, Q, R अगर मैं कोऑर्डिनेट्स मान लूं या XYZ कोऑर्डिनेट्स मान लूं, कुछ भी मान लो, तो एक ट्राइंगल 3, 4, 5 का वैसे तो राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमें दिख रहा है। और अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ A की बात करूं, डिटरमिनेंट A मतलब L, M, N, P, Q, R और 1, 1, 1 ये इसका डिटरमिनेंट होगा। अच्छा मैं इस ट्राइंगल का एरिया डेल्टा से अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो क्या वो हाफ ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म बाय द कोफिशिएंट्स L, M, N, P नॉट कोफिशिएंट सॉरी वर्टिसेस 1, 1, 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो डिटरमिनेंट ऑफ A है तो क्या ये 2 डेल्टा के बराबर रहेगा बेटा, ये वाली वैल्यू 2 डेल्टा के बराबर होगी, ठीक है। अब अपन को इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। 3, 4, 5 ट्राइंगल का एरिया 3, 4, 5 एरिया कितना होगा बेटा इसका हाफ बेस इनटू हाइट, तो 6 हो जाएगा। और मान लीजिए ये राइट ट्राइंगल नहीं होता, स्पेशल ट्राइंगल नहीं होता तो हम हेरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। एस आ जाता तो √S इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कोई इश्यू ही नहीं उसके अंदर। तो डेल्टा तो 6 आ गया। अच्छा और डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 2 डेल्टा मतलब 12 के बराबर हो गई, ठीक है। अब ये +12 -12 दोनों हो सकता है क्योंकि हमें एक्चुअली इस डिटरमिनेंट का जो साइन है वो समझने मॉड आता है ना, यहाँ पे एरिया में वैसे मॉड आता है, ठीक है। पर ऑप्शन सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेके चलते जाओ। अब हमें B जो है B मैट्रिक्स वो A स्क्वायर के बराबर दे रखा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ B जो होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर होगा। तो क्या मैं इसे डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और डिटरमिनेंट A की वैल्यू 12 आ गई, तो डिटरमिनेंट B का वैल्यू कितना हो गया बेटा 144। ये जो इंटरप्रिटेशन है ना डिस्टेंस फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया, ये इसमें बड़ा खूबसूरती से समझ में आता है। तो 144 सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सोच के आपने करना है। हो सकता है आप में से कुछ ने ये करा भी हो, फिर भी हम इसको ध्यान से समझ के खुद से फिर करने की कोशिश करें। जिन्होंने नहीं किया वो तो जरूर इसको समझें, क्योंकि बेटा क्या है, एडवांस के अंदर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत बार वो पीएनसी से रिलेटेड या काउंटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। अपन को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। अब ए क्या है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब L maximum number of distinct entries if A is triangular। यदि A triangular मैट्रिक्स है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। व्हाट इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें AIJ 0 होता है अगर AIJ AGI से ज्यादा होता है, तो है ना, तो अपर ट्राइंगुलर। ऐसी लोअर ट्राइंगुलर उसकी डेफिनेशन होती है। कोई सा भी अपन ने एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ले लेना है और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होंगी। तो जैसे मैं अगर आपको 3x3 का दिखाऊं तो A B C 0 D E 0 0 F, दिस इज अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अब मैंने यहाँ ABC से लिखा है ताकि मैं एंट्रीज को डिस्टिंक्ट करूं, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं बेटा, क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। जितनी ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज डिस्टिंक्ट आप कर सकते हो। तो आपने यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखा, तो पहली रो में तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो थे वो डिस्टिंक्ट थे, दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 1, और उसके अलावा एक +1 0 के लिए था। देखिए एंट्री की बात कर रहे हैं, नाउ 0 इज अ डिस्टिंक्ट एंट्री। आई विल नॉट पुट 0 हियर बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग मैक्सिमम कितनी हो सकती है। हम मैक्सिमम, अब हमसे कह रहा है यार तुम्हें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट करनी है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा जितने अलग वैल्यूज होंगी वो रखूंगा ना। मैं क्यों यहाँ 0 रखूंगा? अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो आइडेंटिकल हो गई, तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज जो है वो कम हो जाएंगी। तो फॉर मैक्सिमम मैं ज्यादा से ज्यादा अलग रखूंगा। अब यही अगर n ऑर्डर का होता, यही अगर n ऑर्डर का होता, तो पहली रो में n एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते, दूसरी में 1 0 और बाकी सब डिस्टिंक्ट होते, अगली रो में 2 0 और बाकी सब डिस्टिंक्ट होते, तो n-2, और ऐसे चलते चलते लास्ट में 1 आ जाता, और मैं 1 +1 और करूंगा ये 0 के लिए, 0 तो हो गई, और उसके अलावा बाकी जितने एंट्रीज हैं सबको अलग अलग मैं वैल्यूज दे सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, n × n + 1/2 + 1। मैक्सिमम मिस्टेक जो होती है ना वो इस 1 की हो जाती है। स्टूडेंट्स वो 1 जो 0 है उसको अलग से डिस्टिंक्ट एंट्री काउंट करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट m क्या है, m बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज डायगोनल। नाउ व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? भाई डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज होनी चाहिए, D1 D2 D3 अप टिल Dn, और बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। तो ये n की n तो डिस्टिंक्ट हो ही जाए, मतलब इनमें से कोई 0 ना हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और एक 0 और, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होंगी, n+1। इससे कम तो हो ही सकती हैं, पर ज्यादा से ज्यादा हम n+1 डिस्टिंक्ट एंट्रीज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज P? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, कम से कम जीरोस इफ ए इज ट्राइंगुलर। अब देखो ये कम से कम जीरोस है, ज्यादा हो जाएंगे अगर मैंने यहाँ बी सी डी किसी को भी 0 करना स्टार्ट कर दिया, वो रहेगा तो ट्राइंगुलर ही, बट फिर जीरोस बढ़ जाएंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, फर्स्ट रो में कितना है, 0, सेकंड रो में 1, थर्ड रो में 2, फोर्थ रो में 3। तो जो रो है फोर्थ रो है तो उससे एक कम नंबर ऑफ जीरोस है, तो n ऑर्डर का होगा, तो लास्ट में nth रो में n-1 जीरोस होगा, तो ये हो गया n × n-1/2। अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, सेटिस्फाई हो रहा है, L + 5 n × n + 1/2 + 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू P, दैट इज n × n-1/2 + 2m, 2m दैट इज 2n + 2। ठीक है, तो भाई एक सिंपल सी आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालोगे तो n 4 आएगा। तो इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है A, वो कितने ऑर्डर का है बेटा, 4 ऑर्डर का है। ओके, चलिए बेटा, नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th। अगेन जिस तरीके से दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। जैसे 15th को तो हमने इंटीग्रेशन से जोड़कर जो है फिर डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में जो है मोल्ड किया है, और 14th भी है जो भी क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। एक्चुअली एक्सप्रेशंस इतने लेंदी लिखते हैं, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, तो हमें बिल्कुल कूल माइंड होकर जो है क्वेश्चंस को पढ़ना है। लेट B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B इज स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -B। ये तो एक डेटा दे रखा है, ऑफ ऑर्डर 3 विद रियल एंट्रीज। अच्छा, उसके अलावा A जो है वो I + B
इंटू आई माइनस बी का इनवर्स के बराबर है, जहां आई प्लस बी आई माइनस बी दोनों नॉन सिंगुलर है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला देन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब हर जगह आप देखो डिटरमिनेंट ऑफ ये कुछ कांस्टेंट है ए, डिटरमिनेंट ऑफ सम कुछ कांस्टेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का क्यूब, ऐसे ऐसे कुछ कुछ जो डेटा है लिखा है। तो बेसिकली हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल पाए तो क्या हम डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल पाएंगे? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी डिटरमिनेंट ए, क्योंकि 3 ऑर्डर का है ना, बी 3 ऑर्डर का है, तो ए जो है बी की टर्म्स में लिखा है तो वो भी 3 ऑर्डर का ही होगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। एंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है भाई फॉर्मूला? डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, तो n माइनस 1 का स्क्वायर मतलब डिटरमिनेंट ए की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ले लूं, डिटरमिनेंट ए, तो इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस बी का इनवर्स, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस बी। दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस बी और डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस बी जो है इसमें जो है हम आगे कैसे प्रोसीड करें। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं आई प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होगा, आई प्लस बी का ट्रांसपोज, तो क्या ये आई प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकता हूं? तो ये आई माइनस बी हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर था। अब टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ बोथ द साइड्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस बी। और हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिखो तो उसकी डिटरमिनेंट की जो उस मैट्रिक्स होता है, बेसिकली ये जैसे डी ट्रांसपोज डी है मान, तो डी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या डी के डिटरमिनेंट के बराबर होगा? बिल्कुल होता ही है। तो क्या मैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस बी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस बी। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, यही वाली वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। जैसे मैं कह सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई। बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो गया। अब मैं इस एक्सप्रेशन को बात करता हूँ। ये कुछ के है, के ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का था, तो जब मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो के हर रो में से 3 बार बाहर आएगा, तो क्यूब रूट ऑफ एन स्क्वायर की पावर 1/3 3 बार बाहर आएगा, तो क्या बाहर आएगा बेटा? एन स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही एन तो बाहर ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 5, ये जो मैट्रिक्स होगा पूरा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है होगा तो 3 ऑर्डर का ही, तो क्यूब रूट ऑफ 5 भी कितनी बार बाहर आएगा? 3 बार बाहर आएगा, तो 3 क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, तो माइनस 5n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, एंड प्लस 6 टाइम्स डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का क्यूब, एडजॉइंट ए मतलब डिटरमिनेंट ए की पावर 6 इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ए इज व्हाट? 1, यहां रख दूंगा तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ n। इसका सम ऑफ रूट्स कितना हो गया बेटा? वैसे तो रूट्स 2 और 3 आ रहे हैं, पर आप डायरेक्टली सम ऑफ द रूट्स को लिख सकते हो 5। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 5। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लेते हैं। तब तक आप देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है a जो है वो है इंटीग्रल 1 से साइन थीटा t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और b है 1 से कोसिकेंट थीटा डी टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, थीटा 0 से पाई बाय 2। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी जब थीटा पाई बाय 12 होगा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाय 12। अब या तो अपन दोनों को इंटीग्रेट करें, थीटा पाई बाय 12 रख के वैल्यू निकालें और वो वैल्यू निकाल के इसको चेक करें, ज्यादा लेंदी नहीं हो गया, या हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। लिमिट्स यहाँ साइन थीटा और यहाँ कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो क्यों ना जब मैं b की बात कर रहा हूं, है ना, मेरा ध्यान b पर है, 1 से कोसिकेंट थीटा डी टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्यों ना t को 1/u रख दिया जाए। ठीक है, तो dt कितना हो जाएगा? जब भी रेसिप्रोकल होते हैं बेटा ये अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं, माइनस 1/u स्क्वायर डी हो जाएगा। जरा सब्स्टिट्यूशन करें, देखें क्या होता है। जब t 1 था तो u 1 होगा, जब t कोसिकेंट था u 1 होगा, तो u साइन थीटा हो जाएगा। dt की जगह माइनस 1/u स्क्वायर डी यू अपॉन t की जगह 1/u, और इसकी जगह 1 प्लस 1/u स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, अब जब हम एलसीएम लेंगे तो b कितना हो जाएगा बेटा? इंटीग्रल 1 से साइन थीटा माइनस u स्क्वायर से u स्क्वायर कटेगा, एक u ऊपर जाएगा, u
डी यू अपॉन यू डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन आएगा बेटा, यू डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन। नाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ वेरिएबल, यू लिखा है या टी लिखो बात एक ही है। तो क्या मैं यहाँ बी को -1 से साइन थीटा -1 से साइन थीटा टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये भी आ गया और ये ए आ गया क्वेश्चन में जो दे रखा है ऑलरेडी। तो अगर आप ए और बी को देखो दोनों सेम लिखे एक दूसरे के नेगेटिव, इसका मतलब ए प्लस बी ऐड करोगे तो कंफर्म 0 आएगा। तो b हो गया -a के बराबर। अब ये जो डिटर्मिनेंट है जरा इस डिटर्मिनेंट में रखना स्टार्ट करें, a स्क्वायर b की जगह -a, e रेस टू द पावर a प्लस b 0 है तो e रेस पर 0 1, b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर -1 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2a स्क्वायर एंड -1। अब आप कॉलम 1 और कॉलम 3 को देखो तो क्या कॉलम 1 और कॉलम 3 एक दूसरे के नेगेटिव है, ऐड कर दो या इसमें से -1 ले लो तो दो कॉलम सेम हो गए, दो कॉलम सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू थीटा के इंडिपेंडेंट हो गई और थीटा के इंडिपेंडेंट हो गए तो π/12 भी रखोगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स 0। ओके बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। Okay beta, now next 3 questions, they are based on a passage, जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है बेटा, तो और बहुत टफ भी नहीं है, बिल्कुल करने लायक क्वेश्चन था। हमें ABC are 3 real numbers which satisfy that matrix ABC. This is a matrix of order 1 cross 3 into 3 cross 3 is 0 0 0। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, a plus 8b plus 7c is equals to 0, एक इक्वेशन 9a plus 2b plus 3c is equals to 0 और एक इक्वेशन आएगी 7a plus 7b plus 7c, 7a plus 7b plus 7c equals to 0। करने में अपन इन तीनों को भी सॉल्व कर सकते हैं पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं तीनों इधर से शुरू हो जाओ। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इफ अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट क्या है, a, b, c विद रेफरेंस टू 1, इसके रेफरेंस में लाइज ऑन दिस प्लेन, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन के लिए वो इस प्लेन पे लाई करता है पॉइंट, तो इसका मतलब 2a प्लस b प्लस c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई एम गेटिंग a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b प्लस c कितना हो गया, माइनस है, तो b प्लस c को जैसे माइनस है रखा तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है बेटा। अच्छा, a अगर 1 आ गया तो इसका मतलब b प्लस c की वैल्यू -1 होगी और a अगर यहाँ पे मैं 1 रख दूं तो 8b प्लस 7c इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों से मैं b और c निकाल लूंगा, तो लेट से पहली इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8b सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, तो 8b प्लस 8c इज इक्वल टू -8, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सो -c इज इक्वल टू 7, तो c इज इक्वल टू -7 और अगर c को -7 रखूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 6, तो बस a, b और c हमारे पास आ गया। अब हमसे 7a पूछ रहा है, 7a कितना हो गया, 7 प्लस b 6 और प्लस c, c मतलब -7, तो आंसर कितना आ रहा है, 6 हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। 6 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कर रहा है, b 6 के बराबर है, ये पार्ट खत्म हो गया, ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा था, वो पार्ट a में था, ये 16 क्वेश्चन में था, खत्म। अब b 6 है और ac सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब इन तीनों को, ये तीनों इन सिस्टम से बनी हुई इक्वेशन है, इसमें b अगर 6 है और ac इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तब अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है भाई, शुरू हो जाते हैं। तो 17 क्वेश्चन के लिए हमें b इज इक्वल टू 6 तो ऑलरेडी दे ही दिया। अच्छा, b अगर 6 हो गया तो इसका मतलब a प्लस c बराबर -6 होगा और b को 6 किसी एक इक्वेशन में इसमें रख देते हैं, मान लीजिए, तो 9a प्लस 3c इज इक्वल टू
टू बी है ना, माइनस टू बी मतलब -12, चाहे तो 3 उड़ा देते हैं, एक इक्वेशन ये आ गई। तो 3a प्लस बी, मैं गलत कर दिया शायद, b को रखना था ना, 3c है बेटा ये, तो 3a प्लस सी इज इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3a में से a जाएगा तो 2 है, c से c कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और a की वैल्यू 1 आ गई, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -7। ठीक है, b हमें 6 दे ही रखा था, a 1 आ गया, c -7 आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स, a कितना है 1, तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई x², b कितना है 6, तो प्लस 6x, और c कितना है -7 इज इक्वल्स टू 0। तो कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। सो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, इसका मतलब अल्फा, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके रूट्स आ गए हमारे पास। सो एक रूट तो आ गया 1 और एक रूट आ गया -7। अब हमें n को 0 से इन्फिनिटी 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा रेज टू द पावर n जो है वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं और फिर सॉल्व करते हैं। हाँ तो बेटा, जो अपन को निकालना है सिग्मा 1 बाय अल्फा दैट इज 1 माइनस 1 बाय बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू आ रही है -7। ठीक है, सो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा होल रेज टू द पावर n। 1 बाय अल्फा माइनस ये हो गया 1, माइनस माइनस प्लस, अरे यार एक मिनट, ये क्वेश्चन प्लस करो बेटा, करेक्ट करो, यहाँ प्लस था है ना, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है, तो 1 माइनस 1 बाय 7 होल रेज टू पावर n, n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज 6 बाय 7 रेज टू द पावर n। n को 0 रखोगे, सिग्मा n0 1 प्लस 6 बाय 7 प्लस 6 बाय 7 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनाइट टर्म्स। ये इन्फिनाइट जीपी बन गई। तो व्हाट इज द सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, a अपॉन 1 माइनस r। So answer is coming out to be 7, which is written in option B. तो ये 17th वाला होगा। अब इसका लास्ट 18th पार्ट जो है हम उस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हटा देता हूं, ये कर लिया कैलकुलेशन। हाँ भाई, तो लेट ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1, एक होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, एक -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। कह रहे हैं इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगर हम 1 ले लेते हैं तो उसका तो इमेजिनरी पार्ट 0 वो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ओमेगा है ना, ये जो होगा इसकी वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ये वाला होगा जिसे अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, ओमेगा की पावर 3n क्या होता है 1 होता है ना, उससे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर a की वैल्यू 2 है, ठीक है, हम इसमें रख देते हैं, अगर a 2 है तो इसका मतलब b प्लस सी इज इक्वल्स टू -2 हो गया। अच्छा, a को 2 अगर यहां रख दूं तो 8b प्लस 7c इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 7b प्लस 7c इज इक्वल्स टू -14, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कट जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू 14 -2 कितना हो गया 12 हो गया। अच्छा, b की वैल्यू 12 आ गई तो c की वैल्यू -14 आ गई, abc आ गया हमारे पास। अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी वैल्यू, 3 अपॉन ओमेगा की पावर है, ओमेगा की पावर a 2 था तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर b कितना है 12 प्लस 3 अपॉन ओमेगा की पावर -14। इसको मैं अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो नीचे ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ओमेगा के 3n, तो ये बचेगा 3 ओमेगा। अच्छा, ये ओमेगा की पावर ऑलरेडी 12 मतलब 3n है तो ये 1 लिखा हुआ है, और मैं इसको 3 ओमेगा की पावर 14 लिख सकता हूं, करेक्ट है। अच्छा, ऐसा करने के बाद ओमेगा की पावर 14 को मैं ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा, ओमेगा की पावर 12 तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम दिस कैन बी रिटन -1। सो 1 minus 3, आंसर विल कम आउट टू बी -2, विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा कैसे हमने ये क्वेश्चन किया। ठीक है, सो आई होप ये पैराग्राफ पूरा आपको समझ में आया होगा, है ना, और करने लायक क्वेश्चन था। और क्योंकि यहाँ पर वैसे भी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है, वही करेक्शन है ना, वो मैंने कर दिया, वो आप ध्यान रखना। तो इसलिए वो रूट जो थे 1 और -7 आ रहे थे, तो इसलिए 1 - 1/7 वो हो गए। ठीक है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बेटा एडवांस में पूछा गया था और बहुत क्या है कि थियोरेटिकल कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो इसलिए मैं ये आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए विद एंट्री 0 और 1। ये जो मैट्रिक्स है उसमें एंट्री या तो 0 है या 1 है और वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करता है। ए मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 0 0। तो बेटा देखो, ए मैट्रिक्स कुछ भी हो 0 1 से बना है, तो जब अपन उसकी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस आएंगी। एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस लाइक दिस, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, वी आर गेटिंग 3 इक्वेशंस। बेसिकली 3 प्लेन्स की इक्वेशन है, a1 b1 c1 0 या 1 होगा, तो है तो 3 प्लेन्स की इक्वेशन। और वो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ ऐसे कितने ए मैट्रिक्स होंगे ताकि उनके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस आए। नाउ दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। 3 प्लेन्स के जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं भाई कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट में या तो यूनिक सोल्यूशन आता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, और इनकंसिस्टेंट में नो सोल्यूशन। कहीं पर भी 2 सोल्यूशन नहीं आते। आपको ये समझना है 3 प्लेन्स या तो एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। यूनिक पॉइंट ओरिजिन होगा या ओरिजिन के अलावा कहीं होगा। ओरिजिन पे होता है तो उसे ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं, ओरिजिन के अलावा कहीं और इंटरसेक्ट करते हैं तो नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। तो या तो यूनिक आ रहा है या इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ रहे हैं, ओवरलैपिंग प्लेन्स, एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से 3 प्लेस पास करें, इस टाइप से, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन होता है, बट कभी भी एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस नहीं आते। सो इसका मतलब कितने ऐसे मैट्रिक्स होंगे? 0 मैट्रिसेस होंगे। 0 मैट्रिक्स, एक भी मैट्रिक्स नहीं हो सकता जिससे 3 प्लेन्स के 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस मिले। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था जो आपको इसमें समझ के करना है ना, कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरी से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया 19। चलिए 20th भी देख लेते हैं। ओमेगा हमें दे रखा है cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, cos 2π/3 माइनस हाफ, sin 2π/3 √3/2। तो बेसिकली ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम ओमेगा बोलते हैं, ये वही हो गया। और हम जानते हैं फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आते ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा की पावर 3n ओमेगा होता है। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम थोड़ा सा रो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3 कर लेता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जहां भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा वो 1 हो जाएगा। z z z ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। वी कैन टेक z कॉमन, 1 1 1 1 1 1 ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा। क्लियर है? चाहे तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं, चाहे तो अगर हम चाहें तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, जीरोस क्रिएट करना है, जीरोस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे दिस माइनस दिस करूँगा यहाँ 0 आ जाएगा, दिस माइनस दिस करूँगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। जैसा ठीक लगे कुछ भी कर लेते हैं। लेट्स से 0 0 क्रिएट कर लेते हैं। कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। z बाहर आ ही चुका है, एक 1 0 0 ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपैंड कर देते हैं इसे, ठीक है। तो z इंटू क्या आएगा बेटा? 1, दिस इंटू दिस, z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, वो मैं अभी लिखा नहीं हूँ। तो लेट अस चेक ये कितना आ रहा है। z इंटू व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस यू विल गेट z स्क्वायर प्लस z ओमेगा स्क्वायर माइनस z ओमेगा, ठीक है, प्लस दिस इंटू दिस z ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा क्यूब, दिस इंटू दिस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर। नाउ माइनस z ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4
प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लें, जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा प्लस जेड ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब। करेक्ट, तो जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा से प्लस जेड ओमेगा। ठीक है, और इधर वाली टर्म्स माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ये ऐसा टर्म्स आ रहा है। सो नेक्स्ट जेड इंटू, देखिए बेटा जेड स्क्वायर बचा, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं, तो जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस 2 हो गया। ठीक है, माइनस, अच्छा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, 1 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक है, ये ऐसे टर्म्स आ गए। अब जेड इंटू व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल कम आउट टू बी -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +1, तो जेड स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. So you are getting z cube is equals to 0. Now z cube equals to 0 means z can be 0 only. And 0 is a complex number. भाई रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गई। तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टिंक्ट कितने कॉम्प्लेक्स नंबर से सेटिस्फाई कर रहे हैं? ओनली 1। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 1 इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है? तो बेटा ये मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी करा दिए, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी था, कुछ में पीएनसी का जो है कंसेप्ट भी लगा, एक में इंटीग्रेशन भी लगा। तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एडवांस पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर से इन क्वेश्चंस को करिए और आई होप रिवीजन के लिए इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके बेटे। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूँ, 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।